चलिए द्रव्य गुण का फर्स्ट पेपर आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है द्रव्य गुण का सिद्धांत। आज हम लोग द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या होता है और गुण का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा बहुत द्रव्य गुण का सिद्धांत जान लेते हैं कि द्रव्य गुण की परिभाषा क्या है। जब हम सुश्रुत सूत्र स्थान आपको पढ़ाए थे, याद करो, जब सुश्रुत सूत्र स्थान पढ़ाए थे तो सुश्रुत सूत्र स्थान के चैप्टर में आया था सारे अष्ट, है ना, फर्स्ट चैप्टर में ही आया था। ये अष्ट आयुर्वेद को डिवाइड किया गया था, जिसमें शल्य था, शलाक्य था, काय चिकित्सा था, रसायन था, बाजीकरण था। उसमें आपने कहीं द्रव्य गुण का नाम नहीं सुना। तो ये द्रव्य गुण की परिभाषा एक आती है जो आचार्य प्रियव्रत शर्मा ने दिया। सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये परिभाषा कौन दिया, ये आपको जानना जरूरी है कि कौन दिया है। प्रियव्रत शर्मा ने दिया। आप परिभाषा क्या है, इसको आप आपका एग्जाम जैसे ही द्रव्य गुण का अगर सेकंड प्रोफ वालों का एग्जाम होता है, तो अगर आपका द्रव्य गुण का पेपर होता है तो सबसे पहले यही श्लोक लिख देना, है ना, याद कर लेना आज से। द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोग विविधस्त था, सर्वशो यत्र वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम ही गतम। द्रव्य गुण किसे कहते हैं? जिसमें जो जिस शास्त्र में द्रव्यों के गुण के बारे में, उसके कर्म के बारे में और उनके विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के बारे में वर्णन किया जाता है। कहाँ पे? सर्वसो, सारे शास्त्र में जहां पे वर्णन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य गुण शास्त्र। तो एकदम सिंपल सा श्लोक है, द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोग विविधस्त था। कह रहा है कि जहां द्रव्यों के गुण के, कर्म के और विभिन्न प्रकार के प्रयोगों का जिस शास्त्र के अंतर्गत वर्णन किया जाता है उसका नाम क्या है? द्रव्य गुण शास्त्र। एकदम इजी सा श्लोक है। सबसे पहले आप ना श्लोक में, आपका अगर पेपर खुलता है तो सबसे पहले ये श्लोक वहां पे चिपका दे। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी जो है अट्रैक्टिव हो जाएगी और नंबर मिलने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो द्रव्य गुण शास्त्र किसे कहते हैं? ये आचार्य कौन दिया है? आचार्य प्रिव्रत शर्मा ने दिया है। इन्हीं की बुक हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ये प्रिव्रत शर्मा की ही बुक हम लोग, आप हम तो वही पढ़े हैं, तो प्रिव्रत शर्मा आप भी पढ़ते होगे। प्रिव्रत शर्मा की बुक, इन्होंने ही द्रव्य गुण की परिभाषा। अब दो चीजें आते हैं कि द्रव्य गुण के अंग के बारे में और द्रव्य गुण के पदार्थ के बारे में। तो द्रव्य गुण के जो अंग है वो 6 होते हैं, ऐसा कौन कहता है? आचार्य प्रिव्रत शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वही जब द्रव्य गुण के पदार्थ आपसे पूछा जाता है तो वो 7 हो जाता है। तो दोनों कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना। द्रव्य गुण के अंग जो होते हैं 6 होते हैं। चरक ने शरीर के कितने अंगों में डिवाइड किया? शरीर को षडंग कहा है। तो ऐसे याद रखना, अंग वाला जो आएगा वो 6 होता है, पदार्थ वाला जो आता है वो अपने आप क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कल के क्लास में, सॉरी परसों के क्लास में हम आपको जब 6 नंबर चैप्टर चरक शरीर पढ़ाएंगे तो बताएंगे चरक और सुश्रुत दोनों ने शरीर को 6 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है ना? तो कैसे उन्होंने कहा है, हमारा शरीर जो है वो सडंग होता है। सडंग मतलब 6 चीजों से मिलकर बना होता है। 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, एक मध्यकाय और एक सिर होता है। तो इनको मिला के 6 अंग। तो हमने आपको याद कराने के लिए बस इतना बताया है कि बस इतना याद रखना कि द्रव्य गुण के अंग जो होते हैं वो 6 होते हैं। यही ऑप्शन न्यूमेरिक क्वेश्चन जब आता है तो ये आता है, द्रव्य गुण के अंग कितने हैं और द्रव्य गुण के पदार्थ कितने हैं। अंग जो होते हैं 6 होते हैं और पदार्थ जो होता है वो 7 होता है। जैसे किसी भी द्रव्य का सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसका नाम जानते हैं कि इसका नाम क्या है। तो नाम रूप ज्ञान, बॉटनिकल नाम समझना आता है कि अच्छा ये गुगलू है, इसका नाम कोमीफेरा बुकुल है। फिर उसका प्रयोग हम लोग ध्यान देते हैं कि अच्छा इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हमको पता है कि गुगलू का प्रयोग जो होता है, हम मेनली जो होता है यूरिनरी डिसऑर्डर में और सारे कई से, जैसे कंचनार गुगुल है, तो वो उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पे हम लोग को अर्बुद अर्बुद को काटना होता है। तो प्रयोग के बारे में जानते हैं। फिर उसके गुण के बारे में, अच्छा गुगलू में कौन सा गुण होता है? गुरु होता है, स्निग्ध होता है, लघु होता है। तो उसके गुण के, इसके प्रिपरेशंस क्या होते हैं, इसके योग क्या होते हैं? योग का मतलब इसको किस किस में दे सकते हैं? अग्नितुंडी बटी में दे सकते हैं, संजीवनी बटी में दे सकते हैं, त्रिफला गुगुल में दे सकते हैं, किस में दे सकते हैं? तो उसका योग ज्ञान होता है। नेक्स्ट आ जाओगे ऊपर, अगला देखोगे कल्प ज्ञान के। उस द्रव्य के कल्प, कल्प मतलब समझते हो कि उसको स्वरस के फॉर्म में कोई द्रव्य है, जैसे ब्राह्मी है तो ब्राह्मी को हम लोग स्वरस के फॉर्म में देते हैं, है ना। तो उसको स्वरस में देंगे, हीम में देंगे कि फांट में देंगे। फिर उसका कर्म क्या होता है? तो इस तरह से द्रव्य गुण के अंग कितने होते हैं? 6। कौन कौन सा? नाम रूप ज्ञान, उसके प्रयोग के ज्ञान के बारे में, उसके गुण के ज्ञान, उसके योग के, उसके कल्प के, उसके कर्म के बारे में ज्ञान होता है। ये क्या कहलाते हैं? 6 जो होते हैं द्रव्य गुण के अंग कहलाते हैं, ऐसा आचार्य प्रिवत शर्मा कहते हैं।
वही द्रव्य गुण के पदार्थ जो होते हैं 7 होते हैं। ये आपको सबको पता है। क्या होता है? द्रव्य, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक और प्रभाव। किसी भी ड्रग के हम लोग द्रव्य के बारे में देखते हैं, उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है, रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव, ये तो आप जानते हैं। तो ये तो बचपन वाला है, ये तो हम लोग को याद था। ये 6 जो अंग है ये थोड़ा हमको नया मिला, इसको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं द्रव्य गुण की पंच अवस्था। आपको याद होगा, जस्ट अभी आपका सारंगधर संहिता कंप्लीट हुआ है। आपको पूर्व खंड में मैंने बताया था कि सारंगधर ने द्रव्यों की पंच अवस्था के बारे में बताई। द्रव्यों के सेवन करने पे, जैसे हम लोग सेवन करते हैं तो क्या करते हैं, सेवन करने पर उसमें अनुभव क्रम से रस का, गुण का, वीर्य का, विपाक का और शक्ति, ये 5 अवस्थाएं होती। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे पूछाएगा द्रव्य की 5 अवस्थाएं, पंच अवस्था कौन से आचार्य दी, तो आपको याद रहना चाहिए ये पंच अवस्था जो है द्रव्य गुण का, द्रव्य की कौन दिया है, सारंगधर ने दिया है। ठीक, पहला चीज याद हो गया। दूसरा चीज क्या पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य की पंच अवस्थाओं में से नहीं आता है। 4 ऑप्शन दे देगा, एक रस दे देगा, गुण दे देगा, वीर्य दे देगा और एक कर्म दे देगा उसको। तो ये 5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से। द्रव्य की पंच अवस्था का वर्णन कौन किया, आचार्य सारंगधर ने किया। दूसरी बात, पंच अवस्था में क्या क्या आता है, तो रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव, सॉरी शक्ति होता है, क्योंकि प्रभाव और शक्ति एक ही चीज है। प्रभाव चरक ने कह दिया और शक्ति जो है इसी को कौन कह दिया है, सारंगधर ने कह दिया। श्लोक वही नीचे लिखा है, मन करे तो पढ़ लेना। द्रव्य रस गुण वीर्य विपाकम शक्तिर एव च संवेदनम क्रमम आदेता पंच अवस्था प्रकृतिता। तो पंच अवस्था कौन दिया है, आचार्य सारंगधर ने दिया है। इतना चीजें हम लोगों ने द्रव्य गुण के सिद्धांत के बारे में पढ़ा कि अभी द्रव्य गुण स्टार्ट करने से पहले हमको ये 3-4 चीजें हमको याद होनी चाहिए एकदम से। क्या, द्रव्य गुण की परिभाषा, द्रव्य गुण के अंग, द्रव्य गुण के पदार्थ, द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5 अवस्था होती है। कौन कहता है ऐसा, आचार्य सारंगधर कहते हैं। अब आते हैं हमारे पास द्रव्य के बारे में। आपके एग्जाम में भी आता है द्रव्य को डिफाइन करिए और द्रव्य के क्लासिफिकेशन लिखिए। तो द्रव्य को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 4 से 5 श्लोक है ना। ये चारों 5 श्लोक आपको टिप पे याद होना चाहिए। नहीं याद होता है, आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन से आचार्य बोले। इसी में से सुश्रुत का एक बार क्वेश्चन 2020 एआईपीजीटी में क्वेश्चन आया था। चलो देखते हैं। सबसे पहले चरक सूत्र 1 में हमने पढ़ा था, यत्र आश्रितः कर्मः गुणम कारणम समवाय तद द्रव्यम। कह रहा है जिसमें कर्म व गुण आश्रित हो तथा जो कर्म और गुण का समवाय कर, दो चीजों को गोला करो। चरक क्या कहते हैं, द्रव्य क्या कहलाता है, जिसमें कर्म और गुण, एक द्रव्य का मतलब समझते हो क्या होता है, एक ड्रग हो गया। वो ड्रग क्या होता है, उसमें कर्म भी होता है, वो ड्रग काम करने वाला भी हो और जिसके अंदर लघु स्निग्ध ये सब गुण भी हो। तो जो कर्म और गुण का आश्रित हो और कर्म और गुण का समवाय कर, ये दो चीजें आपको अच्छे से रट जाना है, क्योंकि अभी गुण का जब डिफिनीशन पढ़ोगे ना तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। तो कह रहा है कि जिसमें कर्म व गुण आश्रित हो और जो कर्म व गुण के समवाय कर, बस 2 ही पॉइंट याद रखना, उसे क्या कहते हैं, द्रव्य कहलाता है। ऐसा कौन कहता है, आचार्य चरक कहते हैं। तो ये रेफरेंस वाइज क्वेश्चन पूछा जाता है, यत्र आश्रितः कर्मम गुण कारणम समवाय तद, यहाँ पे डैश कर देगा, क्या कहेंगे इसको, तो द्रव्य कहा जाता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूरा श्लोक दे देगा और कहेगा कि बताइए कौन से आचार्य ने बताया ये, तो चरक सूत्र 1 में बताया गया है, चरक संहिता बताया। आपको एक ओक नहीं याद रखना, आपको बस इतना याद रखना चरक संहिता में बताया गया। अगला आते हैं, क्रिया गुणवत सुख समवायु कारणम द्रव्यम। द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया हो और क्या हो, जिसमें गुण हो, और वो फिर से यही कह दिए कि वो कर्म और गुण के प्रति क्या हो, समवाय। देखो एकदम चरक जो बोले हैं ना वही सुश्रुत भी बोले, बस श्लोक का अंतर है और इनकी वर्डिंग थोड़ी सी अलग है। तो कैसे याद करोगे, सु से सुश्रुत याद करना और इस क्रिया को आगे ले लेना, सुक्रिया लिख लेना, सुक्रिया। सुश्रुत वाला जो स्टार्टिंग होगा वो क्रिया से, क्योंकि आपके पास तो ऑप्शन रहेंगे ना, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको टिक करना हो। तो ऐसे ही याद किया जाता है, हर आप श्लोक नहीं याद कर सकते। तो क्रिया गुणवत्ता समवाय कारणम कौन सा होता है, यही आपसे एआईपीजीटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। क्रिया गुणवत्तम समवाय कारणम द्रव्यम कौन से आचार्य बताते हैं, आचार्य सुश्रुत बताते हैं।
यत्र आश्रितः कर्मम गुणम कारण समवायित द्रव्यम कौन कहा है? ये चरक सूत्र 1 में कहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं अगला। हमारे पास और आचार्य है जिनका नाम है नागार्जुन, जिन्होंने रस वैशेषिक में बताया है द्रव्य आश्रम लक्षणम पंचाना, और लक्षण को बोला कर लो जरा। जहां भी लक्षण आ गया, अब आज से आपको द्रव्य पढ़ाएंगे, गुण पढ़ाएंगे, रस पढ़ाएंगे, कर्म पढ़ाएंगे। जो रस जो नागार्जुन है ना, नागार्जुन के हर एक डिफिनीशन में लक्षण आता है। अभी हम आपको गुण में भी आज पढ़ाएंगे, तो गुण में भी दिखाएंगे, कर्म में भी। तो जहां लक्षण आ गया वो समझ लेना वो किसका होता है? नागार्जुन का। मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं। द्रव्य आश्रम लक्षणम पंचानाम, जो रस गुण वीर विपाक और कर्म, ये 5 चीजों का जो आश्रय भूत होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। एक द्रव्य के अंदर रस भी होगा, गुण भी होगा, विपाक भी होगा, उसका वीर भी होगा, उसका कुछ ना कुछ कर्म भी होता है। ठीक है, तो क्या रहा है? द्रव्य आश्रम लक्षणम पंचाना। तो अंडरलाइन कर लेना, लक्षण को गोला करना, लक्षण से आप नागार्जुन को अंडरलाइन कर। तो ये 3 चीजें हम लोगों ने देखा। यत्र आश्रितः कर्मम गुणम कारणम समवायित द्रव्यम चरक का, सुक्रिया किसका हो गया? सुश्रुत का। लक्षण वाला आता है नागार्जुन का। अगला आते हैं प्रियव्रत शर्मा के बारे में। प्रियव्रत शर्मा क्या कहते हैं? गुणम कर्मवत समवायी कारण द्रव्य। कुछ नहीं है, सबने वही कहा है ना। द्रव्य क्या होता है? जिसमें गुण है, जिसमें कर्म है, और जो गुण और कर्म के समवायी का। लेकिन आपको श्लोक से पकड़ना होता है कि ये कौन से आचार बोलते हैं। ठीक है ना, तो अंडरलाइन कर लेना। अब देखना, प्रिय को गोला कर लेना और इसमें गुण को गोला कर लेना। अच्छा, जो गुणवान होता है वही तो सबके लिए प्रिय होता है। तो मतलब जो गुण से श्लोक स्टार्ट हो वही क्या होता है? वो किसका होगा? प्रियव्रत। क्या मैंने बोला? जिसके अंदर गुण होता है। अच्छा, जो क्लास में टॉपर होता है ना, गुणवान होता है, उसी को टीचर ज्यादा पूछता है ना। तो क्या होता है? गुण जिसके अंदर होगा वही सबके लिए क्या होता है? प्रिय होता है। तो चौथा नंबर का द्रव्य का आपने श्लोक पढ़ लिया, और आप पहचानने का तरीका जान गए कि गुणवत कर्म, अगर ऐसा करके श्लोक आता है, गुण कर्म वत समवायी कारणम द्रव्य में किसके लिए कहा गया? ये प्रियव्रत शर्मा के लिए कहा गया। ठीक है, मतलब ये प्रियव्रत शर्मा कहे हैं किसके लिए? द्रव्य के लिए। अगला आते हैं हमारे पास भाव मिश्र। भाव मिश्र लेखक का नाम है और उनके बुक का नाम भाव प्रकाश है। ठीक है ना, तो क्या कहते हैं ये? रसादी नाम पदार्था नाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम। जो रसादी नाम पदार्थ नाम, जो रस वीर विपाक इन सबों का क्या होता है? आश्रय भूत होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक, वही बात हो रही है शुरू से लेके। चरक ने वही, सुश्रुत ने वही, नागार्जुन ने वही, प्रियव्रत शर्मा ने और भाव प्रकाश ने भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया। वही कह रहा है कि जिसमें रस है, गुण है, वीर है, विपाक है, प्रभाव है, जिसका आश्रय भूत होता है उसे द्रव्य कहते हैं। आप बोला करना भूत भाव, ऐसे याद रखना, भूत भाव। तो भूत वाला जो आएगा वो किसका होगा? भाव मिश्र का। तो अगर आपके पास 5 डिफिनीशन आ जाता है और पांचों डिफिनीशन अगर पहचानने को दिया जाए, तो क्रिया से जो शुरू होता है सुक्रिया, लक्षण बराबर नागार्जुन, उसके बाद से जो गुणवान होता है वही सबके लिए प्रिय होता है, और भूत वाला आएगा तो भूत भाव, भूत से क्या होता है? भूत वाला जो डिफिनीशन आएगा वो भाव प्रकाश का होगा। फिर आते हैं चरक सूत्र 26 के बारे में। आपको पता है सर्व द्रव्यम पंच भौतिकम अस्मिन् अर्थे। जितने भी द्रव्य, ये तो अलग ही डिफिनीशन है, ये द्रव्य से ही रिलेटेड है थोड़ा सा। तो लिख दिया गया है कि जितने भी द्रव्य होते हैं सब के सब कैसे होते हैं? पंच भौतिक होते हैं। ऐसा कौन कहता है? चरक सूत्र 26 में मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन के तौर पे अगर आपसे पूछे, कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है? द्रव्य का परिभाषा लिखते हुए द्रव्य का क्लासिफिकेशन करें। बाकी पीजी में आपसे क्वेश्चन आपसे टिक लगवाने के लिए आता है, वो टिक लगाने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आपको टिक लगाना है। अब आते हैं द्रव्यों के प्रकार के बारे में। यहां से क्वेश्चन एक भी आपको मिस नहीं करना है। सबसे पहले, कार्य और कारण भेद से द्रव्य कितने प्रकार का होता है? चरक सूत्र 1 याद करना है आप। कारण द्रव्य जो होते हैं और कार्य द्रव्य, कार्य कारण भेद से द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कारण द्रव्य और दूसरा होता है कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य क्या होता है? जो सृष्टि के मौलिक तत्व हैं जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होता है, मतलब ये है तभी सब कुछ आगे सृष्टि है, उसे क्या कहते हैं? कारण। नाम से स्पष्ट है ना, कारण। जो हर चीज में कारण होता है उसे क्या कहते हैं? कारण द्रव्य कहते हैं। इनकी संख्या 9 होती है।
आपसे पूछाएगा कार्य कारण भेद से द्रव्य कितने प्रकार के, आप कहना 2 प्रकार के। कौन कौन से? कारण और कार्य होता है। कारण किसे कहा जाता है? जो सबके उत्पत्ति में क्या होता है? हेतु होता है, उसे क्या कहते हैं? कारण कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कौन कौन से? एक पंच महाभूत होता है, उसके बाद से आत्मा, मन, दिशा और काल होता है। मैंने आपको पहले भी ये पढ़ा दिया है ना, MD MAD के बताया था आपको याद करने के लिए। M से मन, A से आत्मा, D से दिशा और K से काल, और पंच महाभूत तो आपको याद ही रहता है। इसके अलावा कार्य द्रव्य के बारे में देखते हैं। कारण द्रव्य से उत्पन्न होने वाले सृष्टि के सभी द्रव्य जो कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं उसे कार्य द्रव्य कहते हैं, और इनकी संख्या जो होती है अपरिसंख्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है कार्य द्रव्य कितने होते हैं। आपसे कार्य कारण भेद से तो द्रव्य पूछ देता है, फिर पूछता है कारण कितने होते हैं, तो कारण 9 होते हैं। लेकिन कार्य द्रव्य आपसे पूछा जाता है वो कार्य द्रव्य कितने होते हैं? अपरिसंख्य होते हैं। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगला आते हैं चेतना भेद से देखते हैं। चेतना भेद से भी द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। इसके आगे लिख लिया करो आप ना, 2 कर लिया करो। चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। एक ऐसे द्रव्य होंगे जिनके अंदर क्या होती है, अगर हम आप कुछ स्टिमुलस लगाते हो तो कुछ रिएक्शन देते हैं, उन्हें चेतन द्रव्य कहते हैं, जो इंद्रियों से युक्त होते हैं। एक ऐसे होंगे जो अचेतन द्रव्य, कितना भी उन पे स्टिमुलस लगाओ, कोई भी एक्सटर्नल अपना इफेक्ट कुछ नहीं दिखाते, तो वो इंद्रियों से रहित। तो 2 तरह के होते हैं, एक चेतन द्रव्य, एक अचेतन। फिर चेतन द्रव्य के 2 टाइप्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक होते हैं अंतः चेतन और एक होता है बहिचेतन। जैसे औद्भिद, जो भी प्लांट होते हैं, है ना, वो कौन से होते हैं? अंतः चेतन। आप कितना भी उनपे प्रहार करो, है ना, मार और दो, कुछ अपना स्टिमुलस तो नहीं दिखाते हैं ना। और बहिचेतन जो जांगम चीजें होती है ना, जो जांगम होते हैं, जैसे जानवर उनवर हो, ये बहिचेतन वाले होते हैं। क्या मैंने बताया? सबसे पहले कार्य कारण भेद बराबर 2। कौन कौन से? कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य 9 होते हैं, कार्य द्रव्य असंख्य। चेतना भेद से कितने होते हैं? चेतन और अचेतन। फिर चेतना कितने प्रकार? 2, एक अंतः चेतन, बहिचेतन। बहिचेतन में जांगम, अंतः चेतन में अ से अंतः चेतना से औद्भिद। इंपॉर्टेंट लगाना 3-4 स्टार। योनि भेद से कितने प्रकार के द्रव्य होते हैं? आपसे अगर पूछा जाए योनि भेद से, सॉरी, योनि भेद से अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर कितने प्रकार, शरीर योनि भेद से कितने होते हैं, याद करो आज चरक शारीर चौथे चैप्टर में हमने आपको बताया 4 प्रकार के होते हैं, जरायुज, स्वेदज, अंडज और औद्भिद। लेकिन यहाँ योनि भेद से द्रव्य देता है और आपको पहला ऑप्शन देता है 4, और पहला ऑप्शन आप टिक करके चले आ। तो ध्यान देना, योनि भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन? जांगम होते हैं, औद्भिद होता है और भौम होता है। कौन कौन से? जांगम, औद्भिद और भौम होता है। ठीक है, ये कौन सा है? योनि भेद से। अगला प्रयोग भेद से द्रव्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आहार होता है और औषधि होता है। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि बताओ प्रयोग भेद से आहार कितने, सॉरी, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, आहार व औषधि होती है। आहार क्या होता है? जो रस प्रधान होता है उसे आहार कहते हैं, और जो वीर्य प्रधान होता है उसे औषधि कहते हैं। इससे भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आहार और औषधि में अंतर कौन से आचार्य बताते हैं? सबसे पहले चक्रपाणि ने बताया। और आहार की सामान्य मात्रा जो होती है वो 4 फल। यहां लिखना आहार बराबर महाभैषज। आहार को महाभैषज कहा है आचार्य काश्यप। याद होगा आपको ना, हमने बताया था ना कि आहार को महाभैषज कौन कहते हैं? आचार्य काश्यप कहते हैं। तो हमने 3 चीज पढ़ी, 3 को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कार्य कारण भेद से 2, दूसरा नंबर पे चेतना भेद से 2, चेतन अचेतन। फिर चेतन के 2 टाइप हो गए थे। योनि भेद से 3 होते हैं। कौन कौन? जांगम होते हैं, औद्भिद होता है और भौम होता है। प्रयोग भेद से 2, या तो उसको आहार के रूप में ले सकते हैं या औषधि के रूप में लिया जा सकता है। और आहार औषधि में सबसे पहले अंतर कौन बताया? चार चक्रपाणि ने बताया। आहार जो होता है, आहार रस रस प्रधान होता है। औषधि जो होता है वो वीर्य प्रधान होती है। आहार की सामान्य मात्रा 4 पल बताई गई है। नेक्स्ट आते हैं कर्म या प्रभाव भेद से द्रव्य कैसे कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो अभी तक आपका 2-2 का क्लासिफिकेशन चल रहा था, अब आ जाएगा हमारा 3 का क्लासिफिकेशन।
कह रहे हैं कुछ द्रव्य ऐसे होंगे जो दोषों को समन करने वाले होंगे, कुछ द्रव्य ऐसे होंगे जो दोषों का कोपन करने वाले, मतलब प्रकोपित करने वाले, और कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। यही अष्टांग हृदय पहला चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे समनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिविधा। द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो समन करते हैं, कुछ कोपन करते हैं, कुछ हमारे स्वस्थ को बनाए रखने वाले। तो कर्म या प्रभाव भेद से द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं। वही अगर हम देखें चरक संहिता फर्स्ट चैप्टर याद करो, ये उन्होंने भी तो यही बताया था ना, किंचित दोष प्रशमन, कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं जो दोषों का प्रशमन करते हैं। किंचित धातु प्रदूषण, कुछ ऐसे होते हैं जो धातुओं को प्रदूषित करते हैं। स्वस्थ वृतो मतम, और किंचित कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो स्वस्थ वृत्त को बनाए रखते हैं। त्रिविधम द्रव्यम उच्यते, द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जैसा अष्टांग हृदय ने कहा वैसा ही चरक ने भी ये बात बोला है। आपको बस ध्यान रखना है कि कर्म या प्रभाव भेद से क र म 3 वर्ड आता है ना, तो ऐसे याद रखना 3 भेद होते हैं, समन कोपन और स्वस्थित होते हैं। अगला ये आपका महाभूत रस भेद और विपाक भेद से और वीर भेद से। मतलब ये इतना आसान है कि अगर आप सोए रहोगे, हम आपको उठा के पूछे बताओ महाभूत के आधार पर द्रव्य कितने, तो भी बता दोगे 5, क्योंकि महाभूत कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थिव, आप, तेजस, वायु और आकाश, ये सब कोई बता देगा कि महाभूत के उत्कर्ष के आधार पर द्रव्य कितने। अगर हम आपसे पूछे अच्छा बताओ रस के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के, तो रस कितने होते हैं? 6 होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कसाय। आपसे पूछे विपाक के आधार पे, तो आपको पता है विपाक 3 प्रकार के होते हैं, एक मधुर विपाक होता है, एक अम्ल विपाक, एक कटु विपाक, ये भी बता दोगे। फिर पूछूंगा अगर आपसे वीर भेद से कितने होते हैं, तो वीर 2 प्रकार के, शीत और उष्ण। तो ये 6 से लेके 9 तक जो होता है एकदम आसान है। महाभूत, रस भेद, विपाक भेद और वीर भेद। ये आपसे क्वेश्चन भी नहीं कोई पूछेगा पीजी में। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से लेके 5 इंपॉर्टेंट है और 10th नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं आहार वर्गों की संख्या। चरक ने आहार के कितने वर्ग बताए हैं? आपको याद होगा चरक सूत्र 27 नंबर चैप्टर मैंने जब पढ़ा है उसमें बताया है 10 द्वय। उन्होंने कहा है 12 डायरेक्ट नहीं कहा है, उन्होंने कहा है 10 प्लस द्वय, मतलब 10 प्लस 2 ऐड कर दोगे तो 12 वर्ग बताया है चरक। सुश्रुत ने क्या कहा है? उन्होंने 2 भागों में क्लासिफाई कर दिया। उन्होंने कहा भाई मेरे पास कुछ सॉलिड सॉलिड चीजें हैं और कुछ लिक्विड चीजें, तो दोनों को मैं अलग अलग करूंगा। ये भी हमने आपको 45 और 46 में पढ़ा दिया है ना। अन्न वर्ग उन्होंने कहा कितना है? 13 होते हैं, और द्रव्य वर्ग जो होते हैं वो 10। नाम से स्पष्ट है, इसमें देखो मिल जाएगा आपको। अन्न में जो अ बना हुआ है ना, 3 के जैसे बना हुआ, 13 हो जाएगा। द्रव्य में जो व बना हुआ है, इसको व को तोड़ दो तो 10 नहीं मिलेंगे आपका। तो चरक ने केवल डायरेक्ट इन्होंने अन्न और द्रव्य वर्ग क्लासिफाई नहीं किया है, मतलब सॉलिड लिक्विड कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बस ये कहा है कि हमारे पास 12 वर्ग है, ले लीजिए। सुश्रुत ने कहा नहीं, हमारे पास 2 चीजें, एक अन्न वर्ग है, एक द्रव्य वर्ग। अन्न वर्ग में 13 है और द्रव्य वर्ग में 10 होते हैं। तो ये तीनों दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। आपसे एक पूछा जाता है कि लवण, दधी और क्षार किस वर्ग में आते हैं? अन्न वाले में आते हैं कि द्रव्य? जैसे कि लवण देख के हमको लगता है अच्छा लवण सॉलिड होगा, तो अन्न वाले में जाएगा। ठीक है, क्षार है, दधी है, तो इसको लगता है हमको कि अन्न वर्ग में जाएगा, लेकिन है ये द्रव्य वर्ग में। एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है। तो चरक का मामला क्लियर, सुश्रुत का मामला क्लियर। अब आते हैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। अष्टांग संग्रह ने कहा जैसा सुश्रुत सर ने बताया वैसा हम भी बताएंगे। उन्होंने कहा हमारा भी एक अन्न वर्ग है, हमारा भी एक द्रव्य वर्ग है, लेकिन हमारे में दोनों में 6-6, अन्न में भी 6 और द्रव्य में भी 6 होते। अब देखो इसको कैसे याद करोगे? अष्टांग संग्रह का मतलब वृद्ध भागवत, और वृद्ध भागवत का जो काल है वो 6ठी शताब्दी। बस कहानी क्लियर हो गया कि अष्टांग संग्रह 6ठी शताब्दी, मतलब इनका अन्न वर्ग भी 6 होता है और द्रव्य वर्ग भी कितना होता है? 6 होता है। तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिख देना अष्टांग संग्रह की शताब्दी 6ठी होती है। नेक्स्ट आते हैं अष्टांग हृदय की। इन्होंने कहा कि हमारा अन्न वर्ग है, हमारा द्रव्य वर्ग है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, इसमें एक बढ़ाएंगे और इसमें एक घटा देंगे। मतलब अन्न वर्ग में 6 बोल दिए, सॉरी अन्न वर्ग में 7 बोल दिए बढ़ा के, और इधर से एक घटा दिए 5। और ऐसे भी याद कर सकते हो अष्टांग संग्रह हृदय की जो काल होती 7वीं शताब्दी, तो जो इनका अन्न वर्ग होगा वो 7वीं शताब्दी का, बाकी एक जो होगा हमारे पास ये 5।
तो समझ में आया? थोड़ा सा और देखना है इसमें, आपको पूछा जाता है पद्मकादि या वत्सकादि वर्ग किसका योगदान है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दो चीजें पूछी जाती है, पद्मकादि या वत्सक आदि वर्ग किसका योगदान है। तो याद रखना कैसा होता है इसका, अष्टांग संग्रह। औषधि वर्ग किसने दिया है, आपसे पूछा जाता है औषधि वर्ग किसका योगदान है, अष्टांग हृदय का। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्मकादि या वत्सकादि वर्ग किसका है, अष्टांग संग्रह, है ना। ऐसे याद करो, वत्सक, वत्स क्या होता है, बच्चे, बच्चों का हम लोग संग्रह करते हैं ना, मान लो कोई कोचिंग खोला, कोई स्कूल खोला, तो हम लोग ऐड करते हैं अपना, जैसे बच्चों का क्या हो, संग्रह होता है। तो वत्स का मतलब बच्चे होते हैं, और बच्चों का क्या करते हैं हम लोग, संग्रह। बाकी औषधि बचा, औषधि जो होता है स्थान है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए जो द्रव्य वर्ग है 6 है, लेकिन अष्टांग हृदय का द्रव्य जो है 5 है, तो एक्चुअली में इन्होंने क्या नहीं माना है, मूत्र वर्ग को नहीं माना है। ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है, ठीक। एक बार फिर से मैं क्लासिफाई कर दे रहा हूं द्रव्यों के प्रकार, कार्य कारण बहुत आसान, चेतना चेतना बहुत आसान, योनि भेद वाला इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना, 3 4 स्टार लगा देना। प्रयोग भेद में आपसे पूछा जाता है आहार और औषधि में सबसे पहले अंतर कौन बताए, कर्म भेद से 3, बाकी ये सब तो आप ऐसे चलते चलते बता दोगे, महाभूत रस भेद विपाक फिर आहार वर्ग की संख्या चरक 12, सुश्रुत का क्या होता है, अन्न वर्ग जो होता है 13 होता है, द्रव्य वर्ग जो होता है 10 होता है। फिर अष्टांग संग्रह का काल 6ठी शताब्दी, इनका अन्न द्रव्य दोनों 6 6 होता है। अष्टांग हृदय का काल 7वीं, अन्न 7 होगा और द्रव्य होता है 5। ये सब चीजें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए, है ना, कि आप जाके इसके बाद अगर पढ़ो आधा घंटा तो पूरा चीजें रिवाइज हो। फिर आते हैं द्रव्यों की कार्य प्रणाली के बारे में, है ना, ये हमने आपको पढ़ाया है, चरक में भी पढ़ा है और सुश्रुत में भी पढ़ा है। देखो द्रव्य कैसे काम करते हैं, जैसे कर्म का डिफिनीशन क्या है, वीर्य का डिफिनीशन क्या है, अधिकरण का क्या डिफिनीशन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यत कुर्वन्ति तत् डैश कर देगा, सब में कुर्वन्ति कुर्वन्ति आएगा, आपको ध्यान रखना है। एन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा होता है, यत कुर्वन्ति तत्कर्म, आपको हिंदी नहीं जानना है इसका, आपको बस इतना जानना है, यत कुर्वन्ति तत् क्या भरा जाएगा, एन कुर्वन्ति तद डैश करके क्या यहाँ पे भरोगे, यत्र कुर्वन्ति तद डैश, मतलब ऐसे क्वेश्चन से बनते हैं, है ना, सबका मतलब एक ही होता है। तो देखते हैं सबसे पहले, यत कुर्वन्ति तत् कर्मम। अब इसको कैसे याद करोगे, कोई भी कर्म काम करते हो तो कैसे करते हो, यत्न से करते हो, तो लिखना यत्न वाला जो आएगा, यत वाला आएगा वो कर्म। कोई भी कर्म करते हैं तो कैसे करते हैं, यत्न से, मतलब कहते हैं ना हम लोग ये काम कर रहे हैं, बहुत प्रयत्न पूर्वक ये बच्चा लगा हुआ है इस कर्म में, तो यत्न या प्रयत्न हो जाएगा। अगला देखोगे, एन कुर्वन्ति तद वीर्यम, तो इसको कैसे याद करोगे, वीर्य का स्राव कहाँ हुआ, एन मतलब यान में, यान, यान में जो सवारी होती है उसको कहते हैं ना, तो क्या होता है, वीर्य कहाँ, यान में। ऐसे याद करने का तरीका है, आपको याद करना है, आपको इससे अच्छा कोड बना सकते हो तो बना के याद कर लेना, लेकिन जो मैं बताता हूँ ये अगर आप याद करोगे तो आपके एग्जाम टाइम पे याद रहे। यत्न से कर्म किया, येन कहाँ स्राव हुआ, वीर्य में हुआ। अब आते हैं यत्र कुर्वन्ति तद डैश अधिकरणम, तो पहले याद रखो, पहले के राजा उजा क्या कहते थे कि यत्र तत्र, यहाँ से जो भी चीजें दिख रही हैं इसके सबका मेरा अधिकार है, कहते थे ना कि यत्र तत्र जो चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं सब पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो यत्र तत्र वाला जो करके आता है वो क्या होता है, अधिकरण होता है। अगला आते हैं यदा कुर्वन्ति, यदा कुर्वन्ति स काल, कैसे याद करोगे, आप महाभारत देखे होगे, महाभारत में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसे करके श्लोक मुझे पूरा याद नहीं है, तो यदा यदा वाला जो कहा जाता है महाभारत में, महाभारत एक काल में हुआ था, है ना, ऐसे याद कर सकते हैं कि महाभारत जो है किसी काल में हुआ था, तो यदा यदा वाला करके जो आता है वो काल की। अगला यथा कुर्वन्ति स उपाय, यथा कुर्वन्ति स उपाय, है ना, अगर किसी को चोट लग जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं कि यथा शीघ्र इसका ट्रीटमेंट किया जाए, यथा शीघ्र उपाय लाओ, कि जल्दी से इसका ब्लड जो है जो बह रहा है वो रुक जाए, तो क्या कहते हैं, यथा शीघ्र उपाय करिए। चलो फिर से सुनोगे, यत्न से क्या करते हैं, कर्म करते हैं। वीर्य कहाँ स्राव होता है, यान में होता है।
यत्र यत्र जो चीज दिख रही है उस पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो अधिकरण। यदा यदा ही धर्म से कहाँ कहा गया? महाभारत। और महाभारत एक काल में हुआ था। ठीक, तो काल हो गया। यथा शीघ्र उपाय। अब ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें हमारा पास कुर्वंती नहीं आता। देखो सब में कुर्वंती कुर्वंती तद 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 आया था ना, इसमें कुर्वंती नहीं आता। इसमें क्या है? यत साधयंती तत् फलम। तो आप अगर साधना करोगे, साधना मतलब योग साधना करोगे, फल तो जरूर मिलेगा। तो साधना करने से क्या मिलता है? फल मिलता है। ठीक, इतना पॉइंट याद हो गया। चरक सेम टू सेम यही सुश्रुत का है। यदा कुर्वन्ति सकालम, यत कुर्वन्ति तद कर्म। आपको कहीं कहीं गलत मिलता है ना, सुश्रुत के मेन टेक्स्ट में ही गलत लिखा हुआ है, तो ये बना लेना, ये सही है ना। यत कुर्वन्ति ही है कर्म के, वहां पे कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान देना उसको काट के बना लेना। यथा कुर्वन्ति वही तो बात हुआ, यथा वाला। तो ये तीन चीजें एकदम सेम मिल गई आपको, सुश्रुत वाली, चरक वाली। यहाँ पे एक चीज अलग है, हमको याद रखना है। यद निष्पादयन्ति तद फलम। फलम करके जो आता है, यहाँ पे क्या था? साधना का फल था, यहाँ पे निष्पाद का फल याद रखें। तो ये द्रव्यों की कार्य प्रणाली है, और आपको दिखने में एक एक लाइन का लग रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से। तो ये चीज हम लोग द्रव्यों के कार्य प्रणाली चार चरक और सुश्रुत के अनुसार देखा। अब आते हैं सुश्रुत सूत्र 41 के दो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। कह रहा है, गुणा युक्त द्रव्येषु शरीरेषु पीते तथा अस्थान वृद्धि क्षय तस्माद देहिना द्रव्य। द्रव्य को गोला करो, देहिना द्रव्य हेतु का। कह रहा है प्राणियों के शरीर में जो दोष धातु मल की स्थिति वृद्धि और क्षय होती है, सेवित द्रव्यों के कारण होती है। देखो अब मैंने पढ़ा दिया क्या है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था ये सुनो। आपसे क्वेश्चन पूछा है, प्राणियों के शरीर में दोष धातु मल की स्थिति वृद्धि और क्षय का कारण क्या है? इसीलिए मैंने कहा आपको ध्यान रखना है, इसका डैश करके द्रव्य यहाँ पे भरना होता है। यहाँ पे दे देगा रस, यहाँ पे दे देगा गुण, यहाँ पे दे देगा कर्म, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना है, प्राणियों के शरीर में दोष धातु मल की स्थिति वृद्धि और क्षय का हेतु क्या होता है? किसी भी दोष का बढ़ जाना, क्या किसी भी दोष का कम हो जाना, वो किस पे डिपेंड करता है? जो आप द्रव्य का सेवन करते हैं उसी पे वो क्या करता है? डिपेंड करता है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, स्थान वृद्धि क्षय तस्माद देहिना डैश हेतु का। क्या हेतु का होगा? रस होगा, गुण होगा, वीर होगा। अभी तो आपको आसान लग रहा होगा, द्रव्य है सर, द्रव्य तो हो ही जाएगा। लेकिन जब आप पूरा पढ़ लोगे, 24 पेज पढ़ लोगे, तब आपको कंफ्यूजन होगा। आप सोचोगे अच्छा रस से भी तो दोष बढ़ते हैं, रस से भी तो दोष क्षय होते हैं। तो ये पॉइंट सुश्रुत सूत्र 41 चैप्टर में आपको बताया गया है। एक और सुश्रुत सूत्र 41 में बताया गया है, पाको नास्ति विना वीर्याद, वीर्या नास्ति विना रसात, रसो नास्ति विना द्रव्याम, द्रव्यम श्रेष्ठम स्मृतम। द्रव्य को फिर से गोला कर लो। यहाँ पे क्या कहा जाता है? यहाँ द्रव्य की श्रेष्ठता के बारे में बताया जा रहा है कि वीर्य के बिना पाक नहीं, रस के बिना वीर्य नहीं, आधारभूत द्रव्यों के बिना रस की उत्पत्ति नहीं, इसलिए द्रव्य को ही अधिक श्रेष्ठ या प्रधान माना जाता है। आपसे पूछेगा सबसे प्रधान कौन सा है इसमें? रस होता है, वीर्य होता है, विपाक होता है, कि द्रव्य होता है? आप कहोगे द्रव्य होता है, क्योंकि भाई द्रव्य रहेगा, कोई ड्रग रहेगा, तभी तो उसके अंदर हम रस देखेंगे, उसका वीर्य देखेंगे, उसका विपाक देखेंगे। तो वही कह रहा है, पाको नास्ति बिना वीर्यात्। कह रहा है वीर्य के बिना पाक, पाक समझते, पाक मतलब विपाक नहीं। रस के बिना वीर्य, रस ही नहीं रहेगा तो किसका वीर्य देखोगे? और आधारभूत द्रव्य अगर नहीं रहेगा तो रस की उत्पत्ति नहीं होगी। इसलिए द्रव्य किसको के, इसलिए द्रव्य को ही अधिक श्रेष्ठ। यहाँ पर डैश कर देगा, आप आपको भर ही नहीं पाओगे, है ना। लिखेगा द्रव्याद द्रव्यम श्रेष्ठम स्मृतम। आप सोचो कि द्रव्य के बाद द्रव्य क्यों भरेंगे? तो ये ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं ऐसे ही, आपको लालच दिया जाता है, उसमें कर्म दे देगा, गुण दे देगा भरने की। तो ये आपका पहला टॉपिक जो हुआ, किसके बारे में? हमने द्रव्य के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा, चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, भाव प्रकाश की, नागार्जुन की और परिवश शर्मा। फिर क्लासिफिकेशन देखा, 10 तरह के क्लासिफिकेशन, कार्य कारण चेतना, चेतना प्रयोग भेद, योनि भेद, उसका से कर्म के आधार पे, महाभूत के आधार पे, रस के आधार पे, वीर के आधार पे, विपाक के आधार पे और वर्गों के आधार पे। फिर कार्यों की प्रणाली देखी, जो कि चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार द्रव्यों की प्रणाली। फिर उसके बाद से दो हम लोगों ने डिफिनेशन।
तो ये आप आंख बंद भी कर लोगे ना तो भी चीजें आपके दिमाग में आगे चलती रहेगी। हाँ सर ने राइट पेज पे ये बताया, लेफ्ट पेज पे ये बताया, ऊपर ये नीचे ये बताया। नोट से पढ़ने का आपको कुछ फायदा होता है। अगर एक नोट्स को आपको कम से कम 10 बार पढ़ते हो, है ना, तो कम से कम आपको 5 से 10 बार इसको पढ़ना ही पड़े। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास गुण प्रकरण के बारे में। गुण पढ़ा देते हैं थोड़ा सा आज। कह रहा है गुण, इसकी निरुक्ति क्या होती है? गुण आमंत्रणे धातु से गुण शब्द निष्पन्न। ये सब समझ में कुछ आता नहीं है। गुण आमंत्रण धातु से गुण बना, ये हर चीज लिखा होता है। धातु धातु किससे बना उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये परंपरा चली आ रही इसलिए नोट्स में लिखा जाता है ना, इसका कोई मतलब नहीं है जिंदगी में। ठीक है ना। तो ये आपको बस ऐसे याद रखना है, गुण आमंत्रण धातु से गुण शब्द का आप सोचो कभी इसका कोई मतलब निकला है आज तक? कभी पढ़े होगे तो कुछ नहीं मतलब निकलता है। अब आते हैं, एक डिफिनीशन आती है इसकी, है ना, अच्छी से डिफिनीशन आती है जो कि आचार्य चक्रपाणी देते हैं। कहते हैं गुणते अमंत्रते लोकः अनेन इति गुण। अच्छा, गुण किसे कहते हैं? जिसके कारण लोग द्रव्य के तरफ आकृष्ट होते हैं उसे गुण कहा जाता है। देखो कितना अच्छा लिखा है, गुणते आमंत्रते, आमंत्रते मतलब आकृष्ट होते हैं, लोक, लोक मतलब लोग, अनेन इति गुण जिसके कारण लोग द्रव्य के तरफ आकृष्ट होते हैं। इंसान वाइन की तरफ आकृष्ट क्यों होता है? क्योंकि उसके अंतर्गत एक गुण होता है नशा करना, है ना। तो क्या कर रहा है क्या कर रहा है? जिसके कारण लोग द्रव्य के तरह आकृष्ट होते हैं उसे गुण कहा जाता है। तो वाइन एक तरह का क्या हो गया? द्रव्य हो गया, उसके अंदर उसका गुण क्या है कि वो नशा करने वाला। तो यहां से हमको एक चीज मिला, गुणते आमंत्रे लोके अनेन नीति गुण किसने कहा है? चक्रपाणी ने कहा है। अब आते हैं डिफिनीशन के बारे में। और डिफिनीशन जो है थोड़ा सा उठपटांग है, लेकिन याद करना है ये डिफिनीशन। क्या लिखा है कि जो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो। गुण क्या होता है? द्रव्य में आश्रित होता है। गोला करना, लिखना 1 नंबर। फिर लिखना जो कर्म रहित हो, गुण रहित हो, इसको गोला करके 2 लिखना। अब आपको देखो, हमने क्या बताया? द्रव्य में गुण और कर्म दोनों होता है, लेकिन जो गुण होता है ना उसमें कर्म होता है ना गुण होता है। ये लाइन पूछा जाता है आपसे, ये बताइए गुण और कर्म नहीं होता है किसमें? द्रव्य में कि गुण में? तो आपको याद रखना गुण में नहीं होता है। तथा कार्य के प्रति असमवायी कारण, ये 3 चीजें आपको आंख बंद करके याद कर लेना है गुण की डिफिनीशन में। जो समवाय संबंध से द्रव्य, द्रव्य में कैसा रहता है? दोस्ती के साथ रहता है, एकदम दोस्त बन के रहता है। तो समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित, लेकिन क्या नहीं होता उसमें? ना उसमें कर्म होता है ना गुण होता है। वो कर्म रहित हो, गुण रहित हो, और कार्य के प्रति कैसा हो? असमवायी कारण होता है, उसे गुण के नाम से जान। तो 3 डिफिनीशन गुण के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा। जो कर्म रहित हो, गुण रहित हो, फर्स्ट। दूसरा जो समवाय संबंध से द्रव्य है लेकिन कार्य के प्रति कैसा हो? असमवाय कारण, उसे गुण कहते हैं। गंगाधर राय ने गुण को कार्य के प्रति समवाय, एक आचार्य आते हैं आपको पता है, ये इधर उधर से आते रहते हैं। तो गंगाधर ने कार्य के प्रति समवायी कारण होता है, जबकि जब चरक संहिता पढ़ोगे तो चरक कहते हैं असमवायी कारण। ठीक, चलो अब आते हैं हमारे पास 3 चीजें हमारे पास नीचे मिलेंगी अब डिफिनीशन के बारे में। समवायी तो निश्चिष्ट कारणम गुणम, ये सबको पता है, चरक की लाइन है, हमको आपको एक्सप्लेन नहीं करना, यही चीज ऊपर लिखा हुआ है। ये देखो, ये मैंने कहा कि एक पास लिख दिया गया तो आपको याद रहे। कह रहा है द्रव्य जो होता है गुण और कर्म का आश्रय होता है, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है सबसे पहले द्रव्य के बारे में। लेकिन जो गुण होता है, गुण और कर्म के अनआश्रय होता है, यही ऊपर हम लोगों ने लिख दिया, कर्म रहित और गुण रहित। ये योगेंद्र नाथ सेन ने क्या बताया है? डिफरेंस बताया किसमें? द्रव्य में और गुण में। तो द्रव्य क्या होता है और गुण क्या होता है, दोनों चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया। नेक्स्ट आते हैं, कर्म वस्तु अनुमीयते नाना द्रव्य आश्रम गुणा, जिसमें क्या हो? कर्म का, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कर्म होते हैं, वो क्या कहलाता है? गुण कहलाता है। ऐसा कौन कहता है? आचार्य सुश्रुत कहते हैं। सुश्रुत के नाना याद रख लेना, नाना वाला जो डिफिनीशन आएगा वो सुश्रुत संहिता में दिया गया है। फिर आ गया रस वैशेषिक मतलब नागर। हमने क्या कहा कि आपको कहीं भी लक्षण टर्म मिल गया, वो तुरंत आपने क्या लिख देना है? आपको लिख देना है कि ये किसका है? रस विश्व लक्षणा गुणा। क्या लिखा है इसमें? लक्षण मिल गया तो लक्षण को गोला करके ध्यान रखना है किसका डिफिनीशन होता है? ये रस वैशेषिक। अगला आते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? द्रव्य आश्रय गुणावान
जो द्रव्य में आश्रित होता है, संयोग विभाग कारणम अनपेक्षम, और जो संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है उसे क्या कहते हैं, गुण कहा जाता है। क्या कह रहा है, द्रव्य आश्रम गुणम, क्या होता है, जो गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य में आश्रित होता है और संयोग और विभाग के प्रति अनपेक्ष कारण होता है उसे क्या कहते हैं, गुण के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अथ द्रव्य आश्रितम ज्ञेयम निर्गुणम निष्क्रिय गुणा, जो द्रव्य में आश्रित होता है, जो निर्गुण होता है, मतलब इसमें जिसके अंदर गुण नहीं होता है, निष्क्रिय जिसके अंदर क्या होता है, कर्म नहीं होता है, उसे गुण कहते हैं। ऐसे याद कर लो इसको। ये कौन बताया है, कारिकावली ने बताया। और कारिकावली के राइटर जो है, आपको फर्स्ट चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, विश्वानाथ पंचाल। याद करो, राइट साइड का पेज के सबसे ऊपर टॉप पे लिखवाया था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर। ऐसे याद करो, नी नी कारी, है ना, बच्चों को निन्नी कारी कराया जाता है ना सोने के लिए, तो निन्नी वाला जो करके आ गया वो किसका होता है, कारिकावली का। फिर से एक बार देख लो, समवायितु तु निचेष्ट कारणम, याद हो गया। नाना वाला किसका हो गया, सुश्रुत का हो गया। लक्षण वाला रस वैशेषिक। बाकी एक याद करना है, जो द्रव्य में आश्रित होता है और संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण, ये वैशेषिक दर्शन। निन्नीकारी क्या होता है, नि से निर्गुणा, निष्क्रिया वाला जो कहा है वो कौन है, कारिकावली। अब हमारे पास एक पॉइंट अंडरलाइन करना है, आकृष्यते जना यस्माद द्रव्यम प्रतिबला, कह रहा है जिसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं। आकृष्यन्ते मतलब आकर्षित होते, जन का मतलब लोग, यस्माद द्रव्य जिस द्रव्य के जिस गुण के कारण, द्रव्य में जिसके कारण लोग आकर्षित होते हैं उसे क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। सब प्रियव्रत शर्मा के, बस अंडरलाइन कर लेना, कुछ नहीं है। चरक सूत्र 26 में कहता है, गुण गुण आश्रय नोक्ता तस्माद रस गुणान, ऊपर चीजें जो लिखी है यही क्यों कह रहा है। तो आपको 4 पॉइंट ऊपर से याद रखना है, कारिकावली तक आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है एक बार, तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी, ठीक ना, कि गुण की क्या परिभाषा होती है, समवायितु निचेष्ट कारणम, फिर उसके बाद से नाना वाला जो करके लक्षण वाला आएगा, ये सारे पॉइंट आपसे पूछा गया है। नीचे के 2 याद कर लो या नहीं याद करो कोई दिक्कत नहीं, बस रीड करते रहे। अब आते हैं गुण के भेद के बारे में। गुण जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है अधिभौतिक और एक होता है आध्यात्मिक। ठीक है, देखे होते हैं, अधिभ गुण के कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। अधिभौतिक होता है और इसी को क्या कहते हैं, आध्यात्मिक कहते हैं। अब देखो, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक का दूसरा नाम जो होता है सात्विक होता है और आत्म होता है। तो अब कैसे याद करोगे, देखो, जब इंसान का आत्मा सत्व की तरफ जाता है तभी तो लोग आध्यात्म की तरफ जाते हैं। जब इंसान की आत्मा कैसा हो जाए, सात्विक गुण वाली हो जाती है, तब वो कहाँ जाता है, भगवान के पास जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। तो आध्यात्मिक का दूसरा नाम सात्विक होता है और एक और नाम जिसका क्या होता है, आत्मगुण, ऐसा चक्रपाणी के। तो आध्यात्मिक कितने प्रकार की, ये तो आपको पता है 6 प्रकार की होती है, वो भी पता है, इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न मुक्ति, ये सबको पता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये याद रखना, आध्यात्मिक का दूसरा नाम सात्विक है और आत्म। कैसे, मैंने कहा कि जब हमारी आत्मा सत्व गुण वाली हो जाती तब हम कहाँ जाते हैं, आध्यात्म की तरफ जाते हैं। कौन कौन सा होता है, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये 4 देखो इंपॉर्टेंट है, याद रहता है। प्रयत्न आपसे नहीं, प्रयत्न आपको भूल जाता है, तो ये थोड़ा सा स्टार लगा देना, पूछा जाता है प्रयत्न किस प्रकार का गुण है, आध्यात्मिक। अधिभौतिक में देखो क्या होता है, एक सामान्य गुण होता है और एक विशेष गुण होता है। विशेष गुण क्या होता है, जो इंद्रियों के 5 अर्थ होते हैं ना, उसी को विशेष गुण कहा जाता है। इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, दुख को काट देना, यहाँ पे दुख गलत से आ गया, यहाँ वाला प्रिंट हो गया, दुख काट देना। तो 5 इंद्रियों के जो अर्थ होते हैं उसी को विशेष गुण कहा जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अलग अलग क्या नाम, तो क्या है, नैसर्गिक गुण कहते हैं, इसे स्वाभाविक गुण कहते हैं। इंद्रिक, इंद्रियों के गुण होते हैं ना, ये इंद्रियों के, जैसे स्रोत इंद्रिय का गुण है, स्पर्श जो होता है त्वचक त्वक इंद्रिय का गुण है, जो रूप होता है वो किसका होता है, जो चक्षु इंद्रिय होता है उसका गुण होता है, इसलिए इसका नाम इंद्रिक गुण। और ये इंद्रियों के अर्थ है ना, एक्चुअली में शब्द स्पर्श रूप रसगंध, तो इसे कौन सा गुण कहते हैं, सार्था गुण भी कहा जाता है।
तो दो चीजें याद होगी, सार्था और इंद्रिय गुण याद रखना, और दो याद रखना है, नैसर्गिक और स्वाभाविक। न से नासा, जो लोग नासा में होते हैं, नासा जो सेंटर है, वो लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग थोड़ी ना चले जाते हैं, वो विशेष लोग होते हैं। तो ऐसे याद रखना कि दो याद रखना, नैसर्गिक और स्वाभाविक जो होता है उसी को वैशेषी कहते हैं, और ऐन्द्रिक और सार्था तो आपको याद रखना। सामान्य गुण फिर से कितने होते हैं, दो प्रकार के, गुरुवादी गुण और परादी। और ये बचपन से मतलब फर्स्ट ईयर से आप पढ़ते आ रहे हो, गुरुवादी गुण 20 होते हैं और परादी गुण 10 होते हैं। गुरुवादी गुण को ही शारीरिक गुण कहा है आचार्य गंगाधर ने। इसी को शरीर को क्या कहते हैं, काय कहते हैं ना, तो कायिक गुण कहा जाता है। अच्छा, जब गुरुवादी गुण किससे शुरू होता है, गुरु से, इसीलिए इसका नाम गुरुवादी। और अंत किस पे होता है, द्रव्य, इसका जो गुण होता है उस पे होता है, इसलिए इसको द्रवांत गुण कहा जाता है। द्रव्य पे इसका अंत होता है, इसलिए द्रवांत गुण कहते हैं। इसी को द्रव्य गुण भी कहा जाता है। तो देख लेना, गुरुवादी गुण 20 होते हैं। क्या क्या नाम है, शारीरिक, कायिक, और एक होता है द्रवांत और एक द्रव्य। परादी गुण जो होते हैं, परापरत्व, युक्ति संयोग, संख्या संयोग, एवं ऐसे करके श्लोक आता है जो, वो होते हैं, इसका दूसरा नाम चिकित्सा सिद्धि में उपाय होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना करेंगे। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। गुण बराबर दो, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। अधिभौतिक को दो भागों में डिवाइड किया गया, सामान्य और विशेष होता है। ठीक है, सामान्य के दो भेद होते हैं, गुरुवादी और जो होते हैं परादी। गुरुवादी 20, परादी 10 होते हैं। फिर विशेष 5 होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 5 याद करना, आपको नाम याद करना है। विशेष कौन से लोग होते हैं, जो नासा में रहते हैं, नैसर्गिक कहते हैं, स्वाभाविक कहते हैं, इंद्रिय गुण और सार्था। फिर आते हैं गुरुवादी गुण। गुरुवादी गुण का और अगला नाम क्या हो सकता है भाई, इसको शारीरिक गुण कहते हैं, इसको कायिक गुण कहा जाता है, इसे द्रव्यांत गुण या द्रव्य गुण कहते हैं। फिर आते हैं अगला परादी गुण, जो कि 10 होते हैं, इसका नाम चिकित्सा सिद्धि में उपाय। फिर आध्यात्मिक गुण जो होते हैं 6 होते हैं, कौन कौन से, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। आध्यात्मिक गुण को और क्या कहते हैं, जब हमारा आत्मा सत्व गुण की ओर जाता है तब हम आध्यात्म में जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कितनी चीजें हो गई, ये हमारी 6 गुणों के बारे में देख लिया आध्यात्म। कल के क्लास में हम लोग गुणों की संख्या के बारे में